हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार में दो साहित्यकारों को हमने पढ़ लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगले साहित्यकार को। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले साहित्यकार को। जो हमारे अगले साहित्यकार हैं आधुनिक साहित्यकार, वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, नवीन क्या है, इनका उपनाम है। उपनाम भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा नवीन इनका क्या है, उपनाम है। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के भयाना ग्राम में। ठीक है, ये जगह भी आपको याद रखनी है क्योंकि लोकल जगह। कहाँ हुआ था? भयाना ग्राम में। लेकिन प्रायः इनके विषय में क्या पूछा जाता है कि इनका कहाँ से संबंध था, तो शाजापुर से संबंधित थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 अप्रैल 1960 को। अगर आपको डेट नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, कितनी डेट आप याद रखेंगे, आप क्या करिए, सन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे सन भी बहुत कम पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, तो आप स्थान कहाँ हुआ था उस समय देखिए। देश आज़ाद तो हुआ था नहीं था। मध्य प्रदेश क्या था? मध्य भारत था, मध्य प्रांत कहा जाता था। तो मध्य प्रांत में जो अभी वर्तमान में ग्वालियर है, ग्वालियर में एक भयाना ग्राम है, वहाँ पे इनका गांव में जन्म हुआ था, भयाना में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये ग्वालियर में सिर्फ इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के बाद ये कहाँ आ गए थे? निवास शाजापुर आ गए थे। ठीक है, शाजापुर, जिससे अलग होकर आगर मालवा एक नया जिला बना है, तो वही शाजापुर तो इनका संबंध कहाँ से है? शाजापुर से है। ठीक है, शाजापुर में ही ये प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी कहाँ हुई? शाजापुर में ही हुई थी। बाद में फिर इनकी शिक्षा उज्जैन में हुई और उसके बाद कहाँ हुई? कानपुर में हुई। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा पूछेगा तो कहाँ हुई? शाजापुर में हुई थी। लेकिन जब ये 10वीं में गए तो फिर कहाँ हुई? उज्जैन में हुई। और उसके बाद ये कॉलेज में की परीक्षा जो किए थे, कॉलेज की जो पढ़ाई किए थे, वो कहाँ किए थे? कानपुर में। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, इनकी पहली रचना है कुमकुम। ठीक है, कुमकुम। फिर है रश्मि रेखा, कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक, उर्मिला, प्राण अर्पण, विनोबास्तवन, हम विष पाई जन्म के, क्वाशी और विप्लव गायन। ठीक है, मुख्य 8 ही हैं, पर इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक के बाद उर्मिला जो इनकी रचना, वो क्या है? महाकाव्य है। उर्मिला नाम से स्पष्ट है ये किससे संबंधित है? जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी उनसे संबंधित है ये उर्मिला का। अब देखिए, महाकाव्य क्या होता है? अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का, संपूर्ण जीवन का वर्णन हो किसी रचना में, तो वो क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। तो महाकाव्य है क्योंकि इनके संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा उसमें। तो उर्मिला क्या है? ये महाकाव्य है। ठीक है, फिर प्राण अर्पण क्या है? खंड काव्य है। प्राण अर्पण जो इनकी रचना है, उसमें इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की कहानी लिखी है ना, उनके बलिदान के विषय में लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी के। ठीक है, जो कि प्रताप के क्या थे? संपादक थे। ठीक है, विनोबा स्तवन नाम से स्पष्ट है, विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया था उसके विषय में है। और फिर हम विष पाई जन्म के, क्वाशी, या इतनी याद रखनी है। विप्लव गायन भी एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। अब इनके विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रताप एवं प्रभा का संपादन किया था। ठीक है, प्रताप के मुख्य संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने भी प्रताप का संपादन किया था। ठीक है, तो प्रताप जो समाचार पत्र था, कानपुर से निकलता था, उसके संपादक भी ये थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, मोस्ट IMP बार बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध किस समाचार पत्र से था, मतलब किस पत्र का संपादन किया था। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो बताएंगे। मुख्य रूप से प्रताप ही है, लेकिन कुछ समय तक इन्होंने प्रभा का भी संपादन किया था। वैसे प्रभा हमने किसने पढ़ी थी? हमने माखनलाल चतुर्वेदी के उसमें पढ़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी प्रभा और कर्मवीर के संपादक थे, लेकिन कुछ समय तक संपादन इन्होंने भी किया था प्रभा का। ठीक है, इनकी शिक्षा उज्जैन में हुई, कानपुर में हुई, बता ही चुकी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? शाजापुर में हुई, इसके बाद उज्जैन में हुई, और फिर आगे की जो इनकी शिक्षा है वो कानपुर में हुई। ठीक है, अब इनके विषय में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ये
1952 से 60 तक सांसद रहे, मतलब कि जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, उसमें ही ये सांसद बने थे ना, पहले ही चुनाव जीते थे पहले आम चुनाव में, ठीक है। तो आप ये जीवन पर्यंत सांसद रहे। और 57 में 1957 में मतलब अपनी मृत्यु तक ये क्या थे, राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। मतलब 57 में चुने गए तो अपनी मृत्यु के समय तक ये राज्यसभा सदस्य ही थे उस समय। ये और क्या थे इनके विषय में देख लीजिए, संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे, सदस्य, ठीक है। संविधान निर्मात्री जो सभा बनी थी उसके ये क्या थे, सदस्य थे, ठीक है, परिषद के। फिर 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग कब बना था ये भी आपको याद रखना, 1955 में राजभाषा आयोग बना था। तो उस राजभाषा आयोग के भी ये सदस्य थे, ठीक है। अगर राजभाषा आयोग का के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाता तो आप क्या बताते, बीजी खेर बताते हैं। तो ये क्या थे, ये बाल गंगाधर खेर, तो ये उस राजभाषा आयोग के क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। फिर ये पहली बार ये 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 का वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो ये कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे और वहीं इनकी मुलाकात किससे हुई थी, माखनलाल चतुर्वेदी से, मैथिली शरण गुप्त से और गणेश शंकर विद्यार्थी से। और इन्हीं से प्रभावित होकर ये क्या इनसे जुड़े थे, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ये 6 बार जेल गए। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितनी बार जेल गए, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के 9 वर्ष जेल में बिताए थे, ठीक है। 6 बार जेल गए, जीवन के 9 वर्ष इन्होंने जेल में ही व्यतीत किए थे, ठीक है। तो अधिकांश रचनाएं भी इन्होंने जेल में ही लिखी है। 1960 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनको 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इनके विषय में सब कुछ याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, भयाना ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 1897 में। फिर मृत्यु 1960 में। इनका संबंध कहाँ से था, शाजापुर से था, ठीक है। जन्म तो भयाना में हुआ था लेकिन शाजापुर से इनका संबंध था। नवीन क्या है, इनका उपनाम है। इनकी रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, प्राणार्पण, विनोबा स्तवन, हम विष पाई जन्म के, क्वाशी और विप्लव गायन, ठीक है। अब इसमें उर्मिला क्या है, महाकाव्य, प्राणार्पण क्या है, खंड काव्य है। प्राणार्पण हमने बता ही दिया किससे संबंधित है, उर्मिला भी लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला रहती है उनसे संबंधित है। इन्होंने प्रताप एवं प्रभा का संपादन किया। शिक्षा उज्जैन, कानपुर एवं शाजापुर में हुई। ये संसद के सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य भी थे। संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसके भी सदस्य थे और राजभाषा आयोग के भी सदस्य थे, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। वहीं पे इनकी मुलाकात किससे हुई थी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी से, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे, प्रताप के संपादक थे, मुख्य संपादक। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर उसका संपादन कार्य किसने किया, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल गए। काफ़ी लंबा समय इन्होंने जेल में व्यतीत किया, अपने जीवन के 9 वर्ष, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलिए अब अगले कवि को देख लेते हैं, अगले साहित्यकार को। अगले साहित्यकार हैं वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो क्या है, इनका उपनाम है, ठीक है। तो आपको उपनाम भी याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव इनका नाम है, मुक्तिबोध क्या है, इनका उपनाम है, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित थे, कब इनका जन्म हुआ था, चलिए देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1917 को, ठीक है। 14 नवंबर 1917 को श्योपुर में हुआ था, ठीक है, श्योपुर जिले में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी, 11 सितंबर 1964 को हुई थी। तो ये सन भी देख लेना, मुख्य रूप से इनका स्थान देख लेना है ना, ये याद रखना कि श्योपुर से ये संबंधित थे, ठीक है। पिता माधवराव, माता पार्वती बाई थी इनकी। शिक्षा कहाँ से हुई थी इनकी, उज्जैन से हुई थी, ठीक है। तो इनकी शिक्षा उज्जैन से हुई थी। इनकी रचनाएं मोस्ट IMP है। देखिए ये कौन से कवि थे, प्रगतिवादी, हिंदी साहित्य की जो एक धारा थी प्रगतिवादी धारा के कवि थे ये, ठीक है। तो प्रगतिवादी कवि थे ये, प्रगतिवादी इनकी विचारधारा थी। प्रगतिवादी क्या है, एक विचारधारा है उस जिसमें क्या होता है, पूंजीपतियों और शोषित वर्ग जो होता है उनके बीच का दिखाया जाता है कि जो कवि होता है वो जो पूंजीपतियों का विरोधी होता है, ठीक है, और शोषित जो वर्ग होता है उसको क्या करता है, उसका समर्थन करता है, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना चांद का मुंह टेढ़ा,
मोस्ट आईएमपी है, बार बार पूछी जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा, फिर है भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल दूसरी रचना है। अंधेरे में, ये भी आईएमपी है, अंधेरे में। मोस्ट आईएमपी है ये ब्रह्म राक्षस, कई बार पूछी जाती। चांद का, अगर इन सभी रचनाओं में आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा आईएमपी कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा आईएमपी है, बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस, फिर है चंबल की छाती, ये इनकी सभी क्या है, काव्य कविताएं हैं, है ना, ये काव्य संग्रह है, कुछ कविताएं हैं। ये ब्रह्म राक्षस क्या है, कविता है। अंधेरे में भी क्या है, कविता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा काव्य संग्रह की कविता है, किसकी रचना, ये पूछा जाता है, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये इनके क्या है, और चंबल की छाती इनकी काव्य रचनाएं है ना, कविता है। कहानी देख लेते, काठ का सपना, सतह से उड़ता हुआ आदमी और विपात्र। काठ का सपना और सतह से उड़ता हुआ आदमी, ये दोनों क्या है, इनकी कहानी है। विपात्र क्या है, कहानी में भी आता है और लघु उपन्यास में भी आता है। तो वैसे ये उपन्यास है लेकिन छोटा है, कहानी के रूप में है, तो कहानी में भी इसकी गिनती हो जाती है। वैसे क्या है, विपात्र उपन्यास है इनका, ठीक है। निबंध, कामायनी एक पुनर्विचार, देखिए इन्होंने क्या की है, जो लेखक थे उनकी क्या की, समीक्षा की है उनकी रचनाओं की, ठीक है। तो कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी रचना किसकी, जयशंकर प्रसाद की है, जो कि एक छायावादी कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के बारे में इन्होंने समीक्षा की है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा उसके विषय में, कामायनी एक पुनर्विचार उसका नाम रखा, ठीक है। फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी इनका निबंध है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, है ना, अगली जो रचना है, अगला निबंध, वो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है समीक्षा की समस्याएं, ठीक है, क्योंकि वो समीक्षक थे तो समीक्षा की समस्याएं भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। फिर डायरी लेखन भी करते थे पहले के कवि, तो इन्होंने डायरी भी लिखी, एक साहित्यिक की डायरी, नाम ही है साहित्यिक की डायरी। फिर इनकी एक रचना और आई थी अंत में, भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि बहुत ही विवादित रचना थी, भारत सरकार को ये पसंद नहीं आई थी, मध्य प्रदेश सरकार को, ठीक है। तो भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी विवादित रचना है। विवादित का मतलब है कि भारत मध्य प्रदेश सरकार को पसंद नहीं थी, उनके विषय में ठीक नहीं लिखा रहा होगा इसलिए, ठीक है। तो या आपको बस ये याद रखना है कि इनकी रचना भारत इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। इनके विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए एक बात आपको याद रखना है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। इनके जीवन में जब तक ये जीवित थे इनकी कोई भी रचना प्रकाशित नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि अब देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो रचनाएं मिली तो किसी न किसी ने इनको प्रकाशित करवाया था, ठीक है। तो पहले इनको कहा क्या जाता है, इन्होंने क्या फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने वसुधा एवं नया खून का संपादन किया था। वसुधा एक पत्रिका निकलती थी जबलपुर से, ठीक है, जिसके संपादक कौन थे, हरिशंकर परसाई, उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो वसुधा का भी कुछ समय तक संपादन किया था और एक नया खून, इसका भी संपादन किया था, थोड़े समय के लिए किया होगा इन्होंने, पर जुड़े थे उससे। फिर इनको उपाधि, इनको क्या कहा जाता है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, ठीक है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। फिर दहकता इस्पाती कवि, दहकता इस्पाती ढांचा भी कहीं मिलता है, तो दहकता इस्पाती कवि इनको अंधेरे में, इनकी जो एक कविता आई थी ये यहाँ पे हमने देखा था अंधेरे में, इसके आधार पे कहा जाता है, ठीक है। तो इनको दहकता इस्पाती कवि भी कहा जाता है, फैंटेसी कवि भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये थे कौन, प्रथम तार सप्तक के कवि थे, प्रथम तार सप्तक के पहले प्रतिष्ठित कवि थे, है ना। तार सप्तक क्या होता था, कवियों का समूह होता था, 7 कवियों का एक ग्रुप होता था। तार सप्तक जो कि प्रयोगवाद में निकला, थे तो ये प्रगतिवादी लेकिन बाद में इनकी रचनाएं प्रयोगवादी हो गई होंगी, इसीलिए प्रयोग तार सप्तक के, ये प्रथम तार सप्तक के भी कवि थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके विषय में क्या याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, श्योपुर में हुआ था, और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, उज्जैन में हुई थी, ठीक है। और क्या रखना, इनकी रचनाएं मोस्ट आईएमपी हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, ये और अंधेरे में, ये तीनों तो याद ही रखना, बाकी आईएमपी तो कुछ भी पूछ सकता वो। तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, ठीक है। सबसे ज़्यादा आईएमपी चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस है, और अंधेरे में। कहानी, काठ का सपना, सतह से उड़ता हुआ आदमी और विपात्र, ये इनकी कहानी है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र,
और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी और भारत इतिहास और संस्कृति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो आपको कम से कम 2-3 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, इन वसुधा और नया खून से भी जुड़े थे ये, और इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि और दहकता इस्पाती कवि भी कहा जाता है। और ये कौन से कवि थे? प्रथम तार सप्तक के कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद ही हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना है। अब हम अगले साहित्यकार को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे अगले साहित्यकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, जो अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इनके विषय में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1914 को हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के टिगरिया में। मोस्ट IMP है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। होशंगाबाद के कौन से स्थान में? टिगरिया में हुआ था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के बाबई में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में। तो इनका कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के टिगरिया में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1985 में हुई थी, नरसिंहपुर में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये थे कौन? प्रयोगवादी कवि थे, है ना। हिंदी साहित्य की जो धारा थी, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया, तो प्रयोगवादी कवि थे और दूसरे तार सप्तक के कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध पहले प्रथम तार सप्तक के कवि थे, ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या हैं? पहली रचना है गीत फरोश। ठीक है, गीत फरोश। चकित है दुख, दूसरी रचना है चकित है दुख। गांधी पंचशती, ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, है ना, गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी पंचशती महाकाव्य है इनका। बुनी हुई रस्सी, मोस्ट IMP है, पूछी जाती है। बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1972 में, है ना। 1972 में बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये रचना याद रखिएगा। बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम, संस्कृत में है इदम नमम। अंधेरी कविताएं, तूस की आग और कालजयी, ये भी IMP है, कालजयी ना। देखिए, अंधेरी कविताएं किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, लेकिन अंधेरे में किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अंधेरी कविताएं अगर पूछेगा तो किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। लेकिन अंधेरे में पूछेगा तो फिर आप गजानन माधव मुक्तिबोध लगाएंगे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कितनी हो ये हैं। एक अगली रचना है नीली रेखा तक। ठीक है, जो 11वीं इनकी रचना है नीली रेखा तक। और फिर 12वीं है त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या इन्होंने आपातकाल के समय में लिखी थी, है ना। आपातकाल में इन्होंने कौन सी रचना की थी? त्रिकाल संध्या। ठीक है, अब इनके विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये गांधी दर्शन से प्रभावित थे, बहुत अधिक प्रभावित थे गांधी जी से। गांधी जी के साथ ये वर्धा आश्रम में रहने गए थे, वर्धा के महिला आश्रम में रहे, वहाँ पे इन्होंने शिक्षण का कार्य किया, है ना। शिक्षक थे वर्धा आश्रम में। और वहाँ पे जब वर्धा आश्रम में थे तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, महिला आश्रम। पत्रिका का नाम था महिला आश्रम, जो कि इन्होंने वर्धा आश्रम से संपादन किया था। लेकिन कल्पना पत्रिका का संपादन इन्होंने हैदराबाद से किया था। तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। जब वर्धा आश्रम में शिक्षक थे ये, इन्होंने महिला आश्रम पत्रिका वर्धा से निकाली और कल्पना पत्रिका का संपादन इन्होंने हैदराबाद से किया था। फिर आकाशवाणी बम्बई में इन्होंने नौकरी भी की थी, तो आकाशवाणी से भी जुड़े थे ये। प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के घने जंगल, बहुत ही अच्छी कविता है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ठीक है, आप सभी ने पढ़ी होगी, सिलेबस में रहती ही है। तो प्रसिद्ध कविता इनकी सतपुड़ा के घने जंगल है। मोस्ट IMP बार बार पूछी भी जाती है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। ठीक है, फिर 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको शिखर सम्मान दिया गया था। मध्य प्रदेश का जो शिखर सम्मान होता है वो इनको प्रदान किया गया था 1983 में। सन नहीं याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? तो शिखर सम्मान दिया गया था, मध्य प्रदेश का जो सम्मान होता है। ठीक, फिर पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया गया था इनको। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग, अब देखिए गांधी जी के साथ रहेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग लेंगे ही। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और इनके जो पुत्र थे वो क्या थे? पर्यावरणविद थे, है ना। पर्यावरणविद थे। क्या नाम था? अनुपम मिश्रा। इनकी भी अभी मृत्यु हो चुकी है। तो इनके पुत्र थे पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा। ठीक है, तो इनके विषय में क्या याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये मोस्ट IMP टिगरिया, होशंगाबाद में, याद रखना है। सन नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, रचनाएं याद, ये भी याद नहीं रहे तो चलेगा, है ना। ठीक है,
ये पूछा जाएगा। रचनाएं बहुत IMP हैं। रचनाओं में अगर सबसे ज़्यादा IMP है तो बुनी हुई रस्सी, तो आपको याद ही रखना है, बाकी सबको पढ़ना है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, अंधेरी कविताएं, तू उसकी आग, कालजयी। कालजयी भी IMP है। नीली रेखा तक और त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या के बारे में फैक्ट भी याद रखना है इसके विषय में, कि आपातकाल के समय लिखी गई थी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो त्रिकाल संध्या, एक तो ये पूछ सकता है त्रिकाल संध्या किसकी रचना है, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि त्रिकाल संध्या कब लिखी गई थी। तो त्रिकाल संध्या इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कब लिखी थी, जब वो आपातकाल का समय चल रहा था, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। फिर ये गांधी दर्शन से प्रभावित थे। वर्धाश्रम महिला शिक्षक मेरे महिला आश्रम में, ठीक है, वहाँ से इन्होंने वर्धाश्रम क्या महिला आश्रम पत्रिका निकाली और कल्पना पत्रिका, दोनों का ही संपादन इन्होंने किया था, ठीक है। बम्बई में आकाशवाणी में नौकरी भी की थी। मोस्ट IMP है ये इनकी प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के घने जंगल, याद रखना है आपको। फिर इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान दिया गया और भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के 3 साहित्यकारों को पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बना लेना है और इनको बार बार रिवाइज करना है, तो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए और पसंद आ रही है क्लास, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले साहित्यकारों के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।